युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 88। यूरोप। युग उठा और फ्रेश होने वॉशरूम में चला गया और जब फ्रेश होकर बाहर आया तो मन्नत ने जो अपनी पसंद से युग के लिए कपड़े पैक किए थे उन कपड़ों में से उसने कपड़े निकाल और पहन रेडी हुआ। उसके बाद अपना वॉच शूज सब पहन रेडी हो गया और जब अपना मोबाइल लैपटॉप लिया तो उसने अभी तक अपना मोबाइल ऑन नहीं किया था। तभी होटल रूम का डोरबेल बजा और वेटर उसके लिए ब्रेकफास्ट अंदर लेकर आया। युग को हमेशा की तरह कॉफ़ी के साथ न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है और आज उसने न्यूज़पेपर नहीं था तो उसने अपना मोबाइल ऑन किया और युग ने जैसे मोबाइल ऑन किया कि उसके मोबाइल पर मैसेज ईमेल वगैरह आना चालू हो गया। सबसे ज़्यादा मिस कॉल मन्नत के थे, 28 मिस कॉल। युग जो कॉफ़ी का 1-2 घूंट पिया था उसने कॉफ़ी का मग साइड में रख दिया क्योंकि वह परेशान हो गया कि मन्नत का इतना मिस कॉल और उसने तुरंत कॉल लगाया। इधर मन्नत ऑटो रिक्शा से अपने कॉलोनी के बाहर उतरी और अंदर जाने लगी। वह तेज़ी से चले जा रही थी कि तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगा और जैसे अपने मोबाइल की तरफ देखी तो युग नाम शो हो रहा था। वह और तेज़ी से दौड़ते दौड़ते घर के पास पहुंची क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि युग को पता चले कि वह घर से बाहर गई है, नहीं तो वह परेशान होगा। अपने घर के बाहर ही रुक गई और कॉल रिसीव की। अभी अंदर नहीं जाना चाहती थी, नहीं तो पीहू से सवाल जवाब करेगी और युग ने वीडियो कॉल किया था और मन्नत ने जैसे कॉल रिसीव किया तो युग की नज़र तो पहले उसके बैकग्राउंड के साइड में ही गया और उसे समझ भी गया कि मन्नत अपने घर पर ही है। युग टेंशन भरे लहजे में बोला, क्या हुआ? तुमने बहुत बार मुझे कॉल किया, क्या बात है? इधर से मन्नत बोली, हाँ तुमने कॉल नहीं उठाया इसलिए इतनी बार कॉल कर रही थी। अभी कोई बात नहीं, वह डॉक्टर के लिए मैंने सुबह कॉल की थी। मैं जिस डॉक्टर को सुबह में कॉल की थी उसे आने में वक्त लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा अगर तुम कहते तो डॉक्टर निहारिका तुरंत आ जाती। उधर से युग बोला, मैं कहता मतलब? तुम भी कहोगी तभी भी वह तुरंत आ जाती। क्या तुम्हारे पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है? इधर से मन्नत बोली, नहीं मेरे पास नहीं है, जब भी ज़रूरत पड़ा है तुमने ही बुलाया है। उधर से युग बोला, ठीक है मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर तुम्हें सेंड कर देता हूँ। अब पीहू की तबीयत कैसी है? इधर से मन्नत बोली, नहीं अब कोई ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर आए चेक किया, पीहू अब ठीक है, मुझे तुमसे कुछ और ज़रूरी बात करना था। इतना सुन युग को कहीं जाकर ठीक लगा और उसने कॉफ़ी का मग उठाया और कॉफ़ी पीते हुए बोला, हाँ बोलो क्या बात करनी है? मन्नत बहुत संकोच करते हुए बोली, युग पापा ने डिसीजन लिया है कि वह घर और फैक्ट्री बेचकर वह दूसरे शहर में रहने जाएंगे। उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि वह हमेशा मुझसे मिलने आया करेंगे। काफ़ी देर तक हमारी बातें हो चुकी है पर पीहू के लिए यही सही है क्योंकि वह यहाँ रहेगी तो घर से कभी बाहर नहीं निकलेगी, उसे बहुत घुटन होगा। मन्नत बातें कर रही थी कि उसकी आवाज़ सुनकर केशव जी बाहर आए और मन्नत अपने पापा को देख मोबाइल अपने पापा के तरफ की। युग ने भी केशव जी को देख लिया और केशव जी ने भी युग को देख लिया। अब वीडियो कॉल पर मन्नत केशव जी वीडियो पर काफ़ी देर तक बातें किए। युग उन्हें समझाया, उन्हें ये सब बेचकर नहीं जाना चाहिए, अगर उन्हें बुरा ना लगे तो मेरे विला पर जाकर रहें। पर केशव जी ने तुरंत मना कर दिया क्योंकि उनकी भी मान सम्मान मर्यादा था जो कि युग अच्छे से समझ पा रहा था और उसे पता था कि स्वाभिमान के आगे झुकना इंसान को कितना दर्द झेलना पड़ता है। युग नहीं चाहता था कि वे लोग मुंबई छोड़कर जाए, इसलिए उसने कहा आप अपना घर और फैक्ट्री मत बेचिए, भले कुछ महीने या साल के लिए आप बेंगलुरु चले जाए, वहाँ पर मेरा प्रॉपर्टी है, आप लोग वहीं ठीक से रहिए।
यह सुन केशव जी बोले, नहीं, मैं ऐसी भीड़ भाड़ शहर में नहीं जाऊंगा। मुझे कुछ टाइम के लिए शांति चाहिए, जहाँ पर एकदम शांति हो। यह सुन युग बोला, तो आप परेशान मत होइए, मेरा गार्ड शाम को आपके घर जाएगा, वह सब इंतजाम कर देगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। युग ने उन्हें घर फैक्ट्री बेचने से मना कर दिया और जो उनकी इनकम रहेगा उन्हें हर मंथली मिलता जाएगा। उनकी फैक्ट्री को युग किसी को हैंडल करने के लिए रख देगा। युग की बातें केशव जी को समझने में वक्त नहीं लगा, क्योंकि युग बहुत समझदारी वाली बातें कर रहा था, जो कि केशव जी को भी बहुत अच्छा लगा और वह भी उसकी बातों को मान गए और उन्होंने अपना सब कुछ बेचने का फैसला कैंसिल कर दिया। अब जाकर मन्नत को भी कहीं राहत मिला। वह नहीं चाहती थी कि यह घर किसी और के नाम पर हो, क्योंकि उनका इस छोटे से घर में उनका बचपन गया है। युग 5 मिनट और बातें किया, उसके बाद उसने कॉल काट दिया, क्योंकि उसे अब न्यू टेक्सटाइल कंपनी में विकसित करना था। कॉल कट होते ही मन्नत के मोबाइल पर काव्या का कॉल आया और मन्नत ने तुरंत कॉल रिसीव की। काव्या ने तुरंत बोली, वह आ रही है और खाने में क्या क्या लेकर आए। मन्नत ने उसे मना किया, पर काव्या सुनने वाली नहीं थी और इसलिए मन्नत नहीं बोली, तुम्हें जो पसंद आए वह लेकर आओ। काव्या ने ये भी पूछा पीहू को सबसे ज़्यादा खाने में क्या पसंद है, तो मन्नत ने उसे बता दिया कि वह सबसे ज़्यादा इडली सांभर खाती है। काव्या मुस्कुराते हुए कॉल काट दी। इधर मन्नत अब घर के अंदर गई, सीधे कमरे में पीहू के पास पहुंची तो पीहू बेड पर लेटे ही रो रही थी। सिर्फ आंखों में उसके आंसू बह रहे था। मन्नत उसके पास जाकर बेड पर बैठी। उसके बैठते ही पीहू उसे देख और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मन्नत दी, आप आ गई, आपको आने में बहुत टाइम लगा। मन्नत मायूस होते हुए बोली, हाँ बच्चा, मुझे आने में बहुत टाइम लगा। पीहू बड़ी उम्मीद से पूछी, मयंक क्या बोला, कब आएगा वह, कुछ बोला वह? मन्नत ने बिना बात घुमाए बोली, पीहू पीहू उसने कुछ नहीं बोला। उसे तेरे दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तेरी इसी में भलाई है कि तू उसे भूल जा। पीहू की आंखों में मोटा मोटा आंसू आ गया और अपने लड़खड़ाते हुए हाथों से मन्नत का हाथ पकड़ बोली, दी कुछ तो बोला होगा ना, अगर उसने मुझे गाली दिया होगा तो वो भी बता दो, पर मुझे बताओ उसने क्या बोला, क्या कहा उसने उसके बोले हुए शब्द बताओ। मन्नत उसके हाथ को झटक दी और बेड से उठ चिल्लाते गुस्से करते हुए बोली, बस पीहू, बहुत हो गया। खुद तो खुद परेशान हो रही है और दूसरों को भी परेशान किए जा रही है। तेरी वजह से सभी लोग परेशान हो रहे हैं। उसने सबके सामने तेरी बेइज्जती करके गया, तब उसे फ़र्क नहीं पड़ा, तो आज उसे मेरे सामने क्या फ़र्क पड़ेगा। तेरे दर्द से उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। समझ में आई बात? अब तू उसका नाम नहीं लेगी, मतलब नहीं लेगी। मन्नत की बातें सुनते ही पीहू अपने दुपट्टे से अपने मुंह पर रख रोने लगी। मन्नत उसे तुरंत अपने गले लगा ली। इस वक्त दोनों बहनें रो रही थी। मन्नत अपने मन ही मन बोली, माफ़ कर दे मुझे, तेरे दर्द का कोई इलाज नहीं है मेरे पास। तेरा दर्द सिर्फ मैं महसूस कर सकती हूँ, पर इसका इलाज नहीं ढूंढ सकती। यह दर्द तुझे सहन करना पड़ेगा। घंटे वे दोनों इसी तरह रोती रहीं। तब तक काव्या भी आ गई और काव्या ने सभी के लिए रेस्टोरेंट से खाना लेकर आई थी। उसे पता था कि कोई भी खाना ठीक तरह से नहीं खाएगा और स्पेशली पीहू के लिए उसने इडली सांभर लेकर आई। सभी लोग खाना खाने से मना कर रहे थे, पर काव्या भी युग की तरह जिद्दी थी। उसने सभी को खाना खाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स की और उसकी बात मानकर सभी ने खाना खाया। मन्नत ने भी पीहू को फेवरेट इडली सांभर उसे ज़बरदस्ती खिलाई। शाम का वक्त
यूं ही देखते देखते दिन कैसे कट गया पता नहीं चला। शाम को जब थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा होने लगा, युग का बॉडीगार्ड आया। दिन में सीमा जी और केशव जी ने अपनी ज़रूरत की चीज़ें पैकिंग कर लिया। रात 10 बजे युग का बॉडीगार्ड जैगवार कार लेकर केशव जी के घर आया था। सभी लोगों ने मिलकर सभी ज़रूरत की चीज़ें कार में लोडिंग कर दिया और जब सभी लोग घर में से बाहर निकले तो सबसे ज़्यादा पीहू रो रही थी, क्योंकि वह पहली बार इतनी टूट चुकी थी और अब तो यह सब छोड़कर जा रही है। पीहू जब घर से बाहर निकली तो उसे कल का सीन याद आने लगा। मयंक जब कल उनके घर आया था वह इस जगह पर खड़ा था। पीहू नीचे बैठकर उस जगह को छूकर रोने लगी जहाँ पर कल मयंक खड़ा था। कुछ देर तक सभी लोग रो रहे थे, सबसे ज़्यादा मन्नत और पीहू। ये दोनों एक दूसरे से अलग ही नहीं हो रही। जबरदस्ती से काव्या ने उन लोगों को अलग किया। केशव जी ने कहा कि मन्नत अपना और अपने परिवार का ख्याल रखे। केशव जी, सीमा जी, पीहू कार में जाकर बैठ गए। देखते ही देखते ड्राइवर ने कार स्टार्ट किया। तीनों ने मन्नत और काव्या को बाय बोलकर चले गए। उनके जाने के बाद मन्नत थोड़ी देर तक रोती रही। उसके बाद थोड़ी देर के बाद बजाज मेंशन का दूसरा ड्राइवर उन दोनों को पिकअप किया और घर चले गए। अग्रवाल फैमिली कहाँ गई ये बात किसी को कुछ नहीं पता सिवाय युग को छोड़ के। अगली सुबह मेहता बंगलो। नारायण जी रेहान पर सुबह सुबह चिल्लाए जा रहे थे। वह इतने गुस्से में थे कि उन्होंने घर सिर पर उठा लिया था। उनके घर का सर्वेंट कदम जल्दी से रेहान के कमरे के पास गया और दरवाज़ा खटखटाने लगा। कदम की आवाज़ सुन रेहान ने दरवाज़ा खोला और जैसे खोला कि उसे नीचे से भी आवाज़ हल्की हल्की सुनने को आ रहा था और वह वैसे ही रुक नारायण जी की पूरी बातें सुनने लगा। दिन में वह रेहान को भला बुरा सुनाए जा रहे थे, क्योंकि 1 महीने बीत गया और नैना अभी तक घर नहीं आई और ना ही रेहान उसे लेने जा रहा है। आखिर बात क्या है? ना नैना कुछ कह रही है और ना रेहान कुछ बता रहा है, जिसके चलते नारायण जी एकदम भड़क चुके थे। वह सबसे ज़्यादा अपने बेटे के ऊपर ही भड़के थे। अगर यह लेने जाता तो बहू तुरंत घर आ जाती। रेहान कदम को नीचे जाने के लिए कहा और खुद कमरे में चला गया और दरवाज़ा बंद कर दिया और लंबी सांस लेते हुए वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर के बाद वह फ्रेश हो रेडी होके नीचे आया। जब तक रेहान नीचे आया तब तक नारायण जी शांत हो गए थे, पर वह रेहान से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे और ना ही अभी तक उन्होंने नाश्ता किया था। रेहान चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और वह अपने डैड को देख रहा था, जो कि मुंह फुलाए हुए बच्चों की तरह बैठे थे। अगर वह नैना के लिए ना गुस्सा होते तो रेहान हंसता, पर वह नैना के लिए नाराज़ होकर बैठे थे, इसलिए उसे बुरा लग रहा था और वह अपने हाथों से अपने डैड के लिए ब्रेकफास्ट निकाला। पर नारायण जी व्हील चेयर के बटन को प्रेस करके जाने को हुए कि रेहान चेयर से उठ खड़ा हुआ और जल्दी से उनके सामने आकर खड़ा हो गया और घुटने के बल नीचे बैठ उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, डैड आपकी तबीयत ठीक नहीं रहता और आप ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, टाइम पर दवाई नहीं खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। अब नारायण जी रेहान का हाथ झटकते हुए बोले, तुम्हें मेरी फिक्र है पर अपनी बीवी का नहीं। क्या तुम्हें सच में फिक्र नहीं? 1 महीने से ऊपर हो गया, अभी तक उसे घर नहीं लेकर आए, क्यों? पहले तुम मुझे इस सवाल का जवाब दोगे, तभी मैं खाना और दवाई खाने वाला हूँ, वरना भूल जाओ। अपने डैड को इतना जिद करता देख रेहान को बुरा लग रहा था, क्योंकि वह काफ़ी दिनों से जल्दी ऑफिस चला जाता और रात को देर से घर आता था, जिससे उसकी और नारायण जी की मुलाकात नहीं होता। पर आज वह लेट सोकर उठा और वह आज पकड़ा गया, जिसकी वजह से उसे आज अपने डैड
की जली कटी बातें सुनने को मिल रहा था। वहीं उसको इतना सोचता देख नारायण जी आगे बोले, अगर तुम्हें उनके घर जाने में दिक्कत है तो चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, या अभी मेरे सामने बहू को कॉल लगाओ, मैं बात करता हूँ कि तुम दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है। नारायण जी रेहान को बोलने का मौका नहीं दे रहे थे। उनके हर एक शब्द सवाल बनकर निकल रहा था आज, जो कि रेहान कैसे उन्हें जवाब दे। रेहान भी एकदम हमेशा सीधे बातें करता था। उसने तुरंत अपने डैड को सच सच बताते हुए बोला, डैड, वह यहाँ रहने के लिए नहीं आने वाली। रेहान क्या बोल रहा था नारायण जी को बिल्कुल भी नहीं समझा, जिसके चलते उन्होंने वापस पूछा, क्या कहा तुमने? वापस कहना एक बार। यही कि नैना अब यहाँ नहीं आने वाली, वह हमेशा अपने घर ही रहेगी। इतना बोल रेहान उठ खड़ा हुआ। वहीं नारायण जी अजीब तरह से चेहरा बनाकर उसे देख रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि रेहान क्या कहना चाहता है। क्यों नहीं आएगी बहू? जाने के टाइम तो यहाँ से ठीक से गई थी, तो बात कहाँ बिगड़ गया। करीब 1 घंटे तक बाप बेटे में यूं ही बहस होता रहा। रेहान साफ साफ मना कर रहा था कि वह नैना को घर नहीं बुलाएगा, और वहीं नारायण जी उसे बार बार यही पूछ रहे थे, क्यों नहीं बुलाएगा, पर रेहान कुछ बोलने को तैयार नहीं था। जब वह ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था तो नारायण जी ने उसे आज ऑफिस जाने से मना कर दिया। वह बोले, अगर तुम ऑफिस गए तो भूल जाना कि मैं आज दवाई खाने वाला हूँ। मैं भी अपनी दवाई खाना बंद कर दूँगा। ये सुन रेहान रुक गया और वापस नहीं गया। उसके बाद नारायण जी ने नैना के मामा उत्तम जी को कॉल लगाया और उन्हें अभी इसी वक्त बंगले पर आने के लिए कहा। कुछ ही देर में नैना के मामा मामी बंगले पर आ गए। वैसे तो उत्तम जी बहुत शांत स्वभाव के इंसान हैं, यह बात हर कोई जानता था, पर वहीं सुरेखा जी लड़ाई में एकदम आगे। सुरेखा जी आते ही रेहान की 1000 कमियां निकालने लगी, जिसे सुन नारायण जी को बहुत बुरा लग रहा था। और नारायण जी अपने बेटे की गलतियां मान भी रहे थे। उन्हें भी पता है कि रेहान हकीकत में उसका स्वभाव कैसा है। उसने पहली बार निया शाह को रिजेक्ट किया और इस बार वह अपने पसंद से नैना से शादी किया और कुछ ही दिनों में उसे छोड़ने का फैसला ले रहा है। काफ़ी देर तक बंगले के अंदर शोर शराबा होता रहा। अब रेहान सीधे सीधे बोल दिया कि नैना के पहले से अफेयर रहे हैं, जिसके कारण वह अपने साथ नहीं रखेगा। उत्तम जी हर बात मानने को तैयार थे, पर यह बात बिल्कुल भी नहीं, और उन्होंने उसके लिए रेहान को बहुत भला बुरा सुनाया। वहीं नारायण जी भी रेहान की बातों पर जरा भी यकीन नहीं किया, क्योंकि वह इतने दिनों में नैना के स्वभाव अच्छी तरह से पहचान गए। आज सुरेखा जी भी नैना की साइड ले रही थी। उन्होंने रेहान की गलतियां निकाली, पर नैना की तारीफों के पुल बांध दिए। सुरेखा जी रेहान को मना करते हुए बोली, अगर वह खुद चलकर नैना को बुलाने के लिए आएगा तो भी वह नहीं भेजेंगी। यूं ही काफ़ी देर तक बहस चलता रहा। रेहान इन सबके से उसके सिर में दर्द होने लगा और वह न चाहते हुए भी बंगले से बाहर निकला और अपने कार में बैठ वह खुद ड्राइविंग करते हुए पता नहीं कहाँ चला गया। वहीं उत्तम जी ने नारायण जी को समझाया, अभी बच्चे हैं, हमें उन्हें शांति से बैठाकर बात करने देना चाहिए। जल्दबाजी में रिश्ते बिगड़ जाएंगे। आप भी ज़्यादा रेहान पर दबाव मत डालिए, थोड़े दिन इन्हें वक्त देना चाहिए। उत्तम जी की समझदारी वाली बातें सुन नारायण जी को भी अच्छा लगा और वह मान गए। फिर उन्होंने नैना को कॉल किया और उससे बातें किया। नैना ने भी उन्हें दवाई खाने के लिए बोली और ये भी बोली कि पापा जी जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। नारायण जी को दुख तो बहुत हो रहा था, पर वह कर भी क्या सकते हैं।
जो अपने पैरों पर नहीं खड़े हो सकते, वह दूसरों को क्या सलाह देंगे। यही सोचकर वह मन मारकर बैठ गए। दूसरी तरफ नैना को भी अंदर से न जाने क्यों बहुत डर लग रहा था कि रेहान आज क्या फैसला लिया होगा। उसका दिल और दिमाग तो यही कह रहा था कि रेहान ने जो पहले फैसला लिया है वही फैसला आज भी उसका रहेगा। पर इतने दिनों रेहान से दूर रहने पर नैना का भी मन बन गया था कि इस रिश्ते का बुरी तरह एंड होना है। पर आज नैना किसी और बात से ज़्यादा परेशान थी और वह बात थी मयंक और पीहू। मयंक ने जो पीहू के घर जाकर तमाशा किया था वह पूरे 2 दिन से चर्चे चल रहे थे, जिससे उड़ती उड़ती खबर नैना को भी मिल गया। और जब उसने यह सुनी तो वह बहुत परेशान हो गई। उसे ये भी पता चला कि मन्नत कांदेवली आई है और एक दिन वहीं रही। तब नैना को पता नहीं था, नहीं तो वह उससे मिलने गई होती। नैना ने मन्नत को कॉल लगाई। मन्नत से वह मिलना चाहती थी और मन्नत ने भी उसे मेंशन आने के लिए कह दी, क्योंकि वह बार बार घर से बाहर नहीं जा सकती। इसलिए उसने नैना को यहीं घर बुला लिया। नैना थोड़ी देर में रेडी होकर बजाज मेंशन पहुंच गई। वह पहले सभी से मिली, उसके बाद मन्नत के साथ गार्डन में बातें करने लगी और उसने पीहू और मयंक का पहली बार जो कुछ एक साथ में हुआ था वह सारी बातें बता दी। मयंक ने कैसे उसे छोड़कर चला गया था और पीहू ने उसे कॉल करके बुलाई और यहाँ तक कि उसने क्लिनिक से दवाइयाँ भी उसे दी ताकि आगे चलकर उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। उन दोनों के बीच यह सब कंटिन्यू था, यह किसी को नहीं पता। नैना की बातें सुन तो मन्नत शॉक्ड हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा कि नैना ने भी उसे नहीं बताया। और नैना ने तुरंत मन्नत को समझाते हुए बोली, वह बताने वाली थी पर अभय के सामने नहीं बता सकी। नैना ने मन्नत से ये भी बताया कि मयंक के वजह से आज रेहान उससे दूर हो गया, यहाँ तक कि उनका रिश्ता टूटने के कगार पर आ गया है। यह सुन तो मन्नत का दिल और बैठ गया कि एक के वजह से दो की जिंदगियां खराब हो रही है। मन्नत तुरंत बोली, मैं रेहान से बात करूंगी कि वह ऐसे कैसे कर सकता है और उसे हम बताएंगे कि मयंक किस टाइप का इंसान है। रेहान ज़रूर इस बात को समझेगा। नैना ने कहा, वह किसी का सुनता नहीं है, उसे लगता है कि वही सही है और वह जो देखता है उसे वही हकीकत लगता है। बाकी तो उसके पास अपना खुद का दिमाग नहीं है सोचने समझने के लिए। मन्नत तुरंत रेहान से मिलकर बात करने वाली थी पर नैना ने उसे रोक ली और बोली, अभी यह सही टाइम नहीं है। आज जो सुबह कुछ हुआ था बंगले पर वह सब मन्नत को उसने बता दिया, जो सुन मन्नत को बहुत बुरा लग रहा था कि मयंक की वजह से पीहू, नैना और तो और उसकी फैमिली सभी को तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही है। मन्नत का बस चलता तो वह सभी इसी वक्त रेहान के पास जाकर सभी बातें बता देती। अगर उसे नहीं समझता तो उसे भला बुरा भी सुना देती, पर नैना ने उसे अपनी कसम देकर रोक ली, जिसके चलते मन्नत चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। काफ़ी देर तक बातें करते रहे और उसके बाद नैना ने मन्नत से परमिशन लेकर अपने घर चली गई। नैना कहाँ आती जाती कोई तो था जो उस पर पूरी तरह नज़र रख रहा था और पूरा का पूरा अपडेट रेहान को देता। और आज का भी अपडेट रेहान को मिल गया कि नैना बजाज मेंशन आई थी। यूं ही देखते देखते शाम हो गया और मन्नत ने युग से वीडियो कॉल करके बातें की और युग ने उसे बताया कि कल वह इंडिया आ जाएगा, जो सुन मन्नत बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसे इन 3 दिन काटना मुश्किल हो रहा था और युग के न होने पर न जाने उसे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। युग के आने का उसे बेसब्री से इंतज़ार था। रात 10 बजे
मयंक अपने कार में बैठे ऑफिस से घर जा रहा था। वह कार तो चला रहा था पर उसका एक एक पल ऐसा नहीं था कि वह पीहू के बारे में ना सोचे। उसके दिमाग में यही चलता रहता था, वह इस वक्त क्या करती होगी, क्या अभी भी रोती होगी। न जाने कितने सारे सवाल उसके दिमाग में चल रहे थे। तभी उसे वह मॉल दिख गया। पीहू उसके साथ आने के लिए मना कर रही थी तो मयंक बहुत ज़्यादा फोर्स करके उसे अपने साथ उस कार में बिठाकर इस मॉल के अंदर लेकर गया था और पार्किंग एरिया में कार में ही दोनों इंटीमेट हुए थे। मॉल देखते ही उसे सब कुछ याद आने लगा और उसने अपनी कार साइड में लगा दिया। मयंक का दिल और दिमाग दोनों ऐसी उलझन में फंसा था कि उसने जो किया क्या सही किया। दिल तो कहता था कि यह सब गलत किया उसने, पर दिमाग कहता नहीं, तूने सही किया, तूने अपना बदला लिया है। बहुत देर तक मयंक कार में बैठा रहा। वह अपना सिर पीछे की ओर टेक लगाकर बैठा था और उसकी आंखें भी बंद थीं। यूं ही घंटों बैठा रहा, उसे वक्त का खबर नहीं रहा। तभी उसका मोबाइल रिंग किया। तब उसने अपनी आंखें खोला और मोबाइल देखा तो उसकी माँ का कॉल था। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। उसकी मॉम उसे घर बुला रही थी क्योंकि बाकी दिन तो वह बहुत जल्दी घर आ जाता था और आज अभी तक वह घर नहीं आया। न चाहते हुए भी मयंक कार स्टार्ट किया और घर चला गया। घर पर भी उसके पापा नहीं थे। वह नाराज होकर गांव चले गए। घर आने के बाद भी पीहू की यादें मयंक का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही। ना वह खाना ठीक तरह से खा रहा था और ना कोई काम कर रहा था। उसकी माँ के बहुत कहने के बावजूद अब जाकर मयंक ने थोड़ा सा खाना खाया, पर नींद तो उसे बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, जिसके चलते वह अपने कमरे में खुद को बंद किया और शराब की बोतल ले पीना चालू कर दिया। अगली सुबह शर्मा हाउस। मयंक जैसे सोकर उठा तो उसके शरीर से शराब की बहुत बदबू आ रही थी, क्योंकि रात को भी उसने काफ़ी शराब पी रखा था और शराब ज़्यादा पीने की वजह से उसे नींद आया, वरना उसे नींद नहीं आता। आज मयंक ऑफिस बहुत जल्दी गया। वह अपना मन काम में लगाना चाहता था, क्योंकि दिन रात उसे सिर्फ और सिर्फ पीहू की ही यादें सता रही थी। उसका रोता हुआ चेहरा जो उसने देख लिया था और हर घड़ी उसे उसका वही चेहरा परेशान किए जा रहा था। आज सुबह के 11 बज चुके थे और मयंक काम करने में अपना पूरा फोकस दे रहा था कि तभी उसे फील हुआ कि पीहू कॉलेज आई होगी। एक बार उसे दूर से देखना चाहिए, क्या वह ठीक है। फिर उसे लगा नहीं, अगर उसने उसे देख लिया तो क्या कहेगी। यह सोचकर मयंक ने अपना इरादा बदल दिया, पर उसका दिल नहीं मान रहा था। बार बार उसका दिल यही कह रहा था कि दूर से उसे एक बार देख ले। उसे एक नज़र देखने के लिए मयंक रेडी हो गया, जिसके चलते उसने अपने वॉच में टाइम देखा। अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम था और उसने मन बना लिया कि वह आज पीहू को देखकर ही रहेगा, दूर से ही सही। 11:30 मयंक कॉलेज पहुंच गया था और उसने कार बहुत दूर पर रोक दिया और मुंह पर उसने फेस मास्क भी लगाया था ताकि गलती से भी पीहू उसे देख ना सके। जब कॉलेज के अंदर से स्टूडेंट निकलने लगे तो मयंक अपनी नज़र चारों तरफ फेर रहा था कि उसे पीहू दिख जाए, पर उसे पीहू नहीं दिखाई दी। तभी काफ़ी देर के बाद पीहू के फ्रेंड दिखी जो अकेले चलते जा रही थी। यूं ही धीरे धीरे सारे स्टूडेंट बाहर निकल गए। अब कोई नहीं था, पर उसे पीहू अभी तक दिखाई नहीं दी। मयंक अंदर से दुखी हो गया था। उसे लगा था कि शायद वह पीहू को देख लेगा, पर नहीं देख पाया। उसे लगा शायद वह कुछ दिन और कॉलेज नहीं आएगी। अपना मोबाइल निकाला और वापस व्हाट्सएप चालू किया और उसका प्रोफाइल चेक किया तो उसका लास्ट सीन अभी भी 2 दिन पहले मॉर्निंग का ही टाइम बता रहा था।
इसका मतलब उसने अभी तक अपना मोबाइल हाथ में नहीं लिया। मयंक यूं ही कार में काफ़ी देर बैठा रहा। उसे देख तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई उम्मीद हो शायद पीहू अभी भी दिख जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब मयंक मन मारकर वापस ऑफिस आ गया और काम करने लगा, पर वह बहुत बेचैन हो रहा था। उसकी बेचैनी न जाने क्यों और बढ़ती जा रही थी। यूं ही पूरा दिन बीत गया और जब वह ऑफिस से घर जाने के लिए निकला तो उसका कमबख्त दिल फिर से कहने लगा कि एक बार उसकी कॉलोनी में चलकर देख, पर उसका दिमाग कहता था नहीं, अगर पीहू ने देख लिया तो। पर उसका कमबख्त दिल मानने को कहाँ तैयार। दिल कहता सिर्फ एक बार देख ले, बस एक बार। और मयंक भी मान गया कि वह आज उसके कॉलोनी से जाएगा, शायद पीहू उसे दिख जाए। मयंक अपनी कार लेकर गया और वह एक दो कॉलोनी पीछे ही अपनी कार पार्क कर दिया और चेहरे पर फेस मास्क लगा लिया। उसके कॉलोनी में जाने लगा और जैसे पीहू का घर आया कि उसने एक नज़र डाला तो अंधेरा छाया हुआ था। यह देख मयंक को बहुत अजीब लगा और वह बिना रुके आगे चला गया। दिल न जाने क्यों धक धक धड़कने लगा, जिसके चलते वह वापस रिटर्न आने लगा और गौर से उसके घर के तरफ देखा तो दरवाजे पर बहुत बड़ा ताला लटका हुआ था। यह देख मयंक उदास हो गया। इतनी रात को यह लोग लॉक लगाकर कहाँ जा सकते हैं? क्या पीहू बीमार है? क्या हॉस्पिटल गए रहेंगे? वगैरह वगैरह उसे ख्याल आने लगा, पर बेचारा पता लगाए तो कैसे लगाए। मयंक तेजी से चलते हुए कॉलोनी से बाहर निकला और जल्दी से कार में आकर बैठ गया। वह नहीं चाहता था कि पीहू के पड़ोसी लोग उसे देखें। जब वह कार में आकर बैठा तो लंबी सांस भरने लगा। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी चोरी करके आया हो, पर वह और परेशान होने लगा और उसका दिमाग कहने लगा कि जरूर पीहू बीमार होगी और उसके घर वाले उसे हॉस्पिटल लेकर गए होंगे। पर दिल कहता था कि रात में वापस एक बार आकर चेक करना कि वह लोग हॉस्पिटल से घर आए कि नहीं आए। यही दिल और दिमाग की उलझन में वह फंसता रह गया और कार स्टार्ट किया और घर जाने के लिए निकल गया। रास्ते भर वह यही सोचता रहा कि देर रात से वह वापस आकर एक बार चेक करेगा कि वे लोग हॉस्पिटल से आए कि नहीं। सुबह के 4 बजे मयंक वापस अपनी कार लेकर आया और कॉलोनी के बाहर लगा दिया। इस वक्त सभी लोग गहरी नींद में सोए थे। पूरा कॉलोनी सन्नाटा फैला हुआ था और यही वक्त था कि मयंक ठीक तरीके से जाकर देख सके कि पीहू कैसी है। धीरे धीरे कॉलोनी के अंदर जाने लगा और जब पीहू का घर आया तो वह रुक गया और गौर से घर को देखने लगा जहाँ पर ताला लगा हुआ था। उनके घर के सामने थोड़ी सी स्पेस बना हुआ था जहाँ पर उन लोगों ने पेड़ पौधे लगाए हुए थे। धीरे धीरे चलते हुए दरवाजे के पास पहुँचा। उसे वह 2 सीढ़ियाँ याद आई जब उसके पापा पीहू के बाल खींचते हुए अंदर लेकर जा रहे थे और उसे वह भी जगह दिखाई दिया जहाँ पर पीहू ने उसका पैर पकड़कर उसे रोक रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, भीख मांग रही थी। ताला देखकर तो मयंक घबरा गया था। उसे यही लग रहा था कि पीहू हॉस्पिटल में एडमिट होगी और उसका दिल कहता था अगर बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम निकला तो। वह अब बहुत बेचैन होने लगा था। इन 3 दिनों में इतना परेशान हो गया था कि किसी को बता नहीं सकता। यूं ही उसके घर के सामने 10 मिनट तक खड़ा रहा। फिर उसके बाद वह कॉलोनी से बाहर निकला और जाकर अपने कार में बैठ वहां से चला गया। इधर बजाज मेंशन सुबह के 8:30 बजे मन्नत अपने मोबाइल में अलार्म लगाकर सोती थी और वह जल्दी उठकर नीचे आकर मीरा जी के साथ काम में हाथ बटाने लगी और सभी के लिए उन लोगों ने ब्रेकफास्ट बनाया और साथ में मिलकर सभी लोगों ने नाश्ता किया। आज युग आने वाला था, ये बात सभी को पता था। सबसे ज़्यादा तो मन्नत खुश थी। खुश तो सभी थे पर सबसे ज़्यादा मन्नत। उसे आज का पहाड़ जैसा दिन कट नहीं रहा था, फिर भी वह कामों में खुद को उलझा के रखी थी। वह ज़्यादातर तो मीरा जी के साथ काम करने में खुद को बिजी रख दी।
सभी लोग अपनी उलझन भरी जिंदगी काट रहे थे। यहाँ मन्नत युग के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, ताकि उसे पीहू का दर्द उसे बार बार याद आ रहा था। दूसरी तरफ नैना की परेशानी कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी। उसका तो एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होता कि दूसरा तैयार हो जाता, और आज जब उसे यह पता चला कि रेहान ने सभी के सामने नैना को घर बुलाने का मना कर दिया है, तो उसे और भी बुरा लगा। बेचारी कर भी क्या सकती, और उसके मामी ने भी साफ मना कर दिया कि वह नैना को यहाँ से नहीं भेजेंगी। अगर रेहान उसे लेने भी आया तो भी नहीं भेजेंगी। वही मयंक जो दिन रात पीहू की यादें उसकी पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी, वह रात शराब की बोतल से ख़त्म करता और सुबह बैरागियों की तरह घूमने लगा। सबकी लाइफ में अपनी अपनी उलझन भरी ज़िंदगी चालू था, और ऐसे ही आज का भी दिन बीत गया और शाम हुआ और शाम से रात में ढल गया। मेंशन में सभी लोगों ने खाना खा लिया और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। मन्नत भी अपने कमरे में आ गई और वह लाइट ऑन करके सोने की कोशिश करने लगी, पर उसे नींद नहीं आ रहा था। उसे अभी भी अपने परिवार वालों की चिंता सताए रही थी, यहाँ तक कि उसकी आंखों से आंसू भी आ गया। पर यूं ही सोचते सोचते न जाने कब उसे नींद लग गया और वह गहरी नींद में सो गई। रात के 3:25 पर मेंशन का गेट खुला और अंदर लंबरगिनी कार एंटर हुई। युग आ गया था। बाहर गार्ड अपना पहरा दे रहे थे। वहीं युग कार में से बाहर निकला। शेरा भी क्वार्टर चला गया और युग सीधे मेंशन के अंदर चला गया। जाहिर सी बात है, इस वक्त सभी लोग सोए ही रहेंगे, यहाँ तक कि नौकर भी सोए थे। और युग सीधे अपने कमरे में गया और उसने देखा उसके कमरे के सभी लाइट्स ऑन थे, जितनी भी टाइप की एलईडी लगी हुई थी। और जब वह अपने मास्टर बेड के पास गया तो देखा मन्नत बेड के बीचों बीच सोई थी और ब्लैंकेट उसके आधे कमर तक था। युग उसके पास गया, उसका हाथ उससे जैसे आगे छूने के लिए बढ़ाया कि उसने झट से पीछे कर लिया, क्योंकि वह अभी अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग करके आया था और वह नहीं चाहता था कि उसके छूने से मन्नत उड़ जाए। इसलिए वह सीधे वॉशरूम में गया और अपने कपड़े बदले और फ्रेश होकर बाहर आया। और जब वॉशरूम से बाहर निकला तो वह सीधे बालकनी में गया और सिगरेट निकाल स्मोक करने लगा। 2-3 सिगरेट स्मोक करने के बाद वापस कमरे में आया और सभी लाइट्स ऑफ किया। मन्नत के पास जाकर साइड में लेटा और उसे अपनी बाहों में भर लिया, सो गया। आज के लिए सिर्फ इतना ही। डियर लिसनर, प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।